मार्च 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया गया और ये संभव हुआ एलआईसी के कारण ही। यानी एलआईसी ने अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया मार्च 2022 में और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ और इतना विशाल साम्राज्य एलआईसी का कैसे बना, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इसका गवाह आप खुद रह चुके हैं और आपने भी इसमें भाग लिया है, यानी नेशन बिल्डिंग में आपने भी भाग लिया है। एलआईसी को नेशन बिल्डर कहा जाता है। ये नेशनल बिल्डर इसलिए है क्योंकि नेशन के विकास में यानी देश के विकास में जब से एलआईसी बनी है, यानी 1956 में जब एलआईसी बनी थी उस समय से लेकर आज तक ये नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये कैसे नेशन बिल्डर है इसकी कुछ झलकियां मैं पहले दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि एजेंट का इसमें क्या योगदान है, उस समय एजेंट ने किस तरह से संघर्ष करके इसको बनाया यानी एलआईसी के साम्राज्य को बनाया और आज एलआईसी के एजेंट्स के साथ क्या बर्ताव हो रहा है और क्यों एलआईसी आज दूसरे प्राइवेट संस्थाओं से पिछड़ रही है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ झलकियां देखते हैं कि एलआईसी ने किस प्रकार देश के विकास में अपना योगदान दिया है, नेशनल बिल्डर का काम किया है। एलआईसी को स्टॉक मार्केट का स्टेबलाइजर कहा जाता है, अर्थात स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट विशेषकर जब भी अनस्टेबल होती है तो एलआईसी वहां पैसे इन्फ्यूज करती है और उसको स्टेबल करती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पास्ट में भी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ा था और स्टॉक मार्केट डिस्टेबलाइज हुई थी। उस समय निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एलआईसी ने इन्वेस्ट करके इसको स्टेबलाइज किया और कुछ ही दिनों के अंदर ये बिल्कुल ही संभल गया और बिल्कुल सामान्य स्थिति में पहुंच गया। 8 से 10 दिनों के अंदर ये सामान्य स्थिति में पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये स्टॉक मार्केट के स्टेबलाइजर का काम करती है क्योंकि यहाँ एलआईसी जब पैसे इन्वेस्ट करती है तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1956 में जब एलआईसी बनी थी उसी समय से ये गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की गई थी कि इसके पैसे को, जिसके सरप्लस अमाउंट है, उसको देश के विकास में लगाया जाएगा, यानी देश के सोशल सेक्टर में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। एलआईसी के जो लाखों करोड़ रुपए जो इसके एसेट है उसका 65% यानी मैक्सिमम पार्ट जो इसका है वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट होती है और विशेषकर पावर जनरेशन में, वाटर सप्लाई में और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ये इन्वेस्ट होती है, जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बहुत अधिक योगदान करता है। हाल ही में जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितिन गडकरी साहब ने जब नेशनल हाईवे को 2 लाख किलोमीटर तक इंक्रीज करने की बात कही, उसकी योजना बनाई और उसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। आपको पता है उसमें 50,000 करोड़ रुपए एलआईसी के तरफ से इन्वेस्ट की गई, यानी कि 50,000 करोड़ एलआईसी की तरफ से दी गई। तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आप देखेंगे मेट्रो रेल और रेलवे में बहुत जगह आपको एलआईसी के लोगोज मिल जाएंगे। एलआईसी के इन्वेस्टेड अमाउंट किस रूप में वहां पर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बीच बीच में आप देखते हैं, न्यूज़ में भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से कितने लाख करोड़ रुपए के चेक्स इंडियन गवर्नमेंट को दी जाती है। पहले जो गवर्नमेंट्स थी उनको भी दी जाती थी, आज के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी दी जाती है। तो नेशनल बिल्डिंग में अर्थात देश के विकास में लाखों करोड़ रुपए एलआईसी इन्वेस्ट करती है। इसके सरप्लस अमाउंट को एलआईसी देश के बिल्डिंग में लगाती है, देश के विकास में लगाती है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाती है। अब देश के विकास में या नेशनल बिल्डिंग में जो एलआईसी के पैसे लगते हैं वो पैसे यहाँ के लोगों के पैसे हैं, यहाँ के आम पब्लिक के पैसे हैं जिन्होंने अपने पैसे एलआईसी में इन्वेस्ट किए हैं। तो यानी कि एक आम जनता जो एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करता है वो भी नेशनल बिल्डिंग में भाग लेता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक योगदान उन एजेंट्स का है जो दिन रात अथक परिश्रम करके एलआईसी के साम्राज्य को खड़ा किया है, एलआईसी को आज इस स्थान तक पहुँचाया है। आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं आई और उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। आप देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ फाइनटेक गाइड आपको 2 एग्जांपल्स देती है। आप देख लें बीएसएनएल और एयर इंडिया। बीएसएनएल और एयर इंडिया जो कि सरकारी संस्था है, बीएसएनएल के कंपटीशन में बहुत सारी कंपनियां आई और आज बीएसएनएल की अवस्था क्या हो गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं आज टेलीकॉम के क्षेत्र में वो उनसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और अच्छी सर्विस दे रही हैं। यहाँ पे दोष उस कंपनी की भी है जो अच्छी सर्विस नहीं दे रही थी, इस कारण आज वो पिछड़ गई बीएसएनएल। उसी तरह से आप एयर इंडिया को देख लें, उनके अंदर क्या सुविधाएं थी, लोगों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब बाद में प्राइवेट एयरवेज आए और उन्होंने जब अच्छी सर्विसिंग देना शुरू की तो आज वो एयर इंडिया से बहुत आगे निकल गए और अच्छी सुविधाओं के कारण जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी सेवा लेना पसंद करते हैं। लेकिन 1999 के बाद जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में आए, एलआईसी आज तक उनसे आगे बनी हुई है। बीएसएनएल और एयर इंडिया की तरह यह पिछड़ी नहीं और इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण एजेंट्स का भी है क्योंकि एजेंट्स अथक परिश्रम करके दिन रात मेहनत करते हैं और एलआईसी को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। दिन रात घर घर जाकर लोगों को सच्ची सेवा प्रदान करते हैं, लोगों को एलआईसी के लिए जागरूक करते हैं, उनके क्लेम प्रोसेस में हेल्प करते हैं और तरह तरह से उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से एलआईसी के साम्राज्य को बनाने और उसको बचाए रखने में एजेंट्स का बहुत अधिक योगदान है।
और फाइनटेक गाइड को आशा है कि इस योगदान को कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो एलआईसी की मैनेजमेंट हो, एलआईसी के जितने भी कर्मचारी हों, एलआईसी के जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स हों या दूसरी जो भी संस्था के लोग हों, वो इस या कस्टमर्स हों, इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि एलआईसी के साम्राज्य को बनाने और उसको बचाए रखने में एलआईसी के एजेंट्स का सबसे अधिक योगदान है। एलआईसी एजेंट्स ने किस प्रकार से एलआईसी के साम्राज्य को बनाया और बचाया, इसकी कुछ एग्जांपल्स, कुछ झलकियां आइए आपको दिखाते हैं। अंग्रेज जब 200 वर्षों के शासन के बाद जब इंडिया से गए, इंडिया को छोड़कर गए और इंडिया जब आज़ाद हुई, उस समय आपको पता है कि देश की अवस्था कैसी थी। आपसी संघर्ष के कारण और बहुत सारे रीजनल क्षेत्रीय कारणों से भारत में भूखमरी, गरीबी उस समय बहुत अधिक थी। लोगों के बीच पॉवर्टी 61% थी, यानी कि बहुत अधिक लोग उस समय गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। लोगों के पास अनाज का अभाव था, छत का अभाव था और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उस समय जिस समय यूके और यूएसए में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रहे थे, यानी वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही थी। भारत में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। उस समय यहाँ की स्थिति ऐसी बना दी गई थी कि यहाँ के लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार हो चुके थे। यानी विश्व में जो बड़े बड़े देश थे, वहाँ के लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहाँ के लोग बहुत सुखी थे, लेकिन भारत के लोग व्यथित थे। उसमें भारत में बहुत सारी बीमारियां चारों तरफ फैली हुई थी और उस कारण मॉर्टेलिटी रेट बहुत अधिक थी, यानी मृत्यु दर बहुत अधिक थी, बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो रही थी। और साधारणतः बड़े बड़े परिवार होते थे जिसमें कमाने वाला एक व्यक्ति होता था और खाने वाले बहुत सारे लोग होते थे। अब ऐसी परिस्थिति में भारत के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और इस कारण भारत में इंश्योरेंस मार्केट के विकास की योजनाएं बनाई जाने लगी। उस समय 250 के आसपास छोटी छोटी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही छोटे पैमाने पर काम कर रही थी और इसके लिए कोई लॉ, कोई कानून और कोई एक्ट नहीं था। वो अपनी मनमानी किया करती थी। तो स्वाभाविक था कि बिना किसी एक्ट के अभाव में लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना इतना आसान नहीं था। तो इस कारण सभी को मिलाकर 1956 में एक एलआईसी एक्ट पास किया गया और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। अब इसका लाभ ये हुआ कि जो छोटी छोटी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां थीं, जो केवल अर्बन एरियाज में थीं, यानी शहरी क्षेत्र में थीं और शहरी जो अमीर लोग थे उनके बीच ही वो काम कर रही थी। अब एलआईसी के आने के बाद ये हर क्षेत्र में पहुंचने लगी। गांव गांव, गली गली, शहर शहर, हर क्षेत्र में एलआईसी के एडवाइजर्स पहुंचकर लोगों को जागरूकता प्रदान करने लगी। जिसकी जैसी अवस्था थी उसी हिसाब से वो लोग अपनी पहुँच बनाने लगे। कोई कार पर, कोई ट्रेन पर, कोई बसों पर, कोई साइकिल से या कोई बैलगाड़ी से लोगों तक पहुंचते और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के बारे में, इंश्योरेंस मार्केट के बारे में, एलआईसी के बारे में समझाते और लोगों को इंश्योरेंस सेल करते। यहाँ से एलआईसी एजेंट्स का काम शुरू होता है और एलआईसी एडवाइजर्स ने यहाँ से अपना काम शुरू किया और नेशनल बिल्डिंग का काम शुरू किया, नेशनल बिल्डर का काम शुरू किया। आज इंश्योरेंस सेल करना जितना आसान है, आप देखें मोबाइल पर आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेजेस भेज सकते हैं, वहाँ इंश्योरेंस की जानकारी दे सकते हैं। आज डिजिटल मीडिया है, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, डिफरेंट माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं। आप अपने सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, फेसबुक पर प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टा पर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि उस समय इस तरह के किसी तरह के डिजिटल साधन नहीं थे, प्रिंट मीडिया थे, यानी कि पेपर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। लोग ट्रैवल करते थे, यानी एलआईसी एडवाइजर्स ट्रैवल करते थे बैलगाड़ी से, साइकिल से और दूर दूर तक ट्रैवल करके लोगों को जागरूक करते थे और एलआईसी की पॉलिसीज सेल करते थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सेकेंड फेज शुरू होता है 1999 से, जब इंडियन मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स आए। प्राइवेट प्लेयर्स ऑनलाइन सेल करने का प्रयास किया, तरह तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और इससे इंश्योरेंस का दायरा बढ़ा, लोगों के बीच इसका दायरा बढ़ा, लोग जागरूक हुए इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन वो लोग भी शहरी क्षेत्र या अर्बन क्षेत्र तक ही सीमित रह गए और ग्रामीण क्षेत्र और सुदूर क्षेत्रों में केवल एलआईसी ही पहुंच पाई और इसका एकमात्र कारण था एलआईसी एडवाइजर्स, एलआईसी एजेंट्स। यानी शुरू से आज तक एलआईसी एजेंट्स ने जिस प्रकार से एलआईसी की सेवा की है, एलआईसी के साम्राज्य को खड़ा किया है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। हालांकि एलआईसी की मोनोपोली समाप्त हो गई क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया और एलआईसी ने भी अपने अंदर सुधार करना प्रारंभ किया, सुधार करने लगे, एजेंट्स को भी एजुकेट करने लगे और खुद के अंदर भी तरह तरह से सुधार लाए और अपने आप को डिजिटाइज भी किया। और आज आप देखें कि एलआईसी अपने आप को पूरी तरह से डिजिटल करने की ओर अग्रसर है। एलआईसी एडवाइजर्स को भी वो डिजिटल बनाना चाहती है। आज देखें कि सारी चीज़ें एलआईसी की लगभग 90% आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं।
लेकिन फिर भी 90% से अधिक सेल LIC एजेंट्स के थ्रू ही हो रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स आज पिछड़ी हुई है, इस कारण यही है कि उसके पास एजेंट फोर्स LIC से कम है। यानी कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि ग्रोथ के लिए, इंश्योरेंस मार्केट के ग्रोथ के लिए एजेंट्स का होना ज़रूरी है। लेकिन एजेंट्स को भी अब समझना होगा कि समय बदल चुका है। आज पूरी दुनिया, आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ चुकी है। आज अगर आप अपने आप को मॉडर्न नहीं बनाते, अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश नहीं करते, तो आप पिछड़ जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस चीज़ को समझते हुए LIC ने बहुत पहले ही LIC एडवाइजर्स को आनंदा का एक प्लेटफॉर्म दिया, LIC एजेंट का प्लेटफॉर्म दिया। हालांकि LIC एजेंट को और डेवलप करने की आवश्यकता है, वो उतनी स्मूथली काम नहीं करती, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे उसमें काम की आवश्यकता है। लेकिन आनंदा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्मूथली वो काम भी कर रहा है। हालांकि उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। फीमेल लाइफ्स, चाइल्ड प्लान्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले समय में रिजॉल्व होंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, आनंदा का यूज़ करें। सभी एजेंट से मेरा अनुरोध है कि वो आनंदा का यूज़ करें, वहाँ से ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखें और आपका महत्व हमेशा बना रहेगा। शुरू से आज तक आपका महत्व रहा है, आपने देश के विकास में अपना योगदान दिया है और आने वाले समय में आप ही देश के योगदान में अग्रसर रहने वाले हैं, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करें और अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करने के बाद ऑनलाइन सारे काम करना सीखें। साथ ही मैनेजमेंट को भी इस चीज़ को गौर करना होगा कि जिस प्रकार से LIC के एडवाइजर्स ने आज LIC को यहाँ तक पहुँचाया है और बचाया है, उनको भी चाहिए कि LIC एजेंट्स को बचाए। आज से 10 साल पहले जितनी LIC एजेंट्स की संख्या थी, आज भी उतनी है। उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? नए एजेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ एजेंट्स टर्मिनेट भी हो जाते हैं, कुछ एजेंट्स काम छोड़ देते हैं। तो इसका कारण ये है कि इनको लगता है एजेंट्स को कि उनको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी जाती। हालांकि जो एजेंट्स अच्छा काम करते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन जो एजेंट्स सही से काम नहीं कर पाते उनको सुविधाएं उतनी नहीं मिलती है। तो यहाँ सभी एजेंट्स के लिए कुछ विशेष सुविधाएं LIC को लानी होंगी। साथ ही अपने ऑफिस के कार्य को सुधारना होगा। हालांकि ऑफिस के काम को मिनिमाइज कर दिया गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। यदि एजेंट काम सीखते हैं तो बहुत सारे काम वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मोबाइल अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं, एड्रेस चेंज ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रीमियम पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। आज ऑफिस पर निर्भरता बहुत कम हो चुकी है, तो LIC एजेंट यदि ऑनलाइन काम सीखेंगे तो बहुत सारे काम वो आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करेंगे और आने वाले समय में अपने आप को एजुकेट करके इंश्योरेंस मार्केट में सबसे आगे रहेंगे। LIC सबसे आगे रहेगी और LIC के एडवाइजर्स सबसे आगे रहेंगे। और इसमें फाइनटेक गाइड आपकी सहायता करेगी। फाइनटेक गाइड एक ऐसी चैनल है जहां कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स के लिए ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं। यानी कि ये कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। ये LIC के एडवाइजर्स के लिए कंप्लीट गाइड है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप जरूर फॉलो करें, वहाँ आपके लिए अलग अलग ग्रुप्स में उपयोगी वीडियोज़ हैं। आनंदा का अलग से ऑप्शन है, बीमा सुगम का अलग से ऑप्शन है, LIC एजेंट्स पोर्टल का अलग से ऑप्शन है, LIC के जो क्लब मेंबर्स एजेंट्स हैं उनके लिए अलग से ऑप्शन है, सेलाई का अलग से ऑप्शन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का ऑप्शन है जो कि आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।